दोस्तों अक्सर जिस किसी को भी कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट या कमर्शियल लैंड खरीदनी होती है तो वो अक्सर किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, उससे बात करता है और उसको माध्यम बनाकर उस प्रॉपर्टी को वो खरीद बेचान करता है। जिस प्रकार से हर फील्ड में सही और गलत होता है, यानी कि सच्चे लोग भी होते हैं, झूठे लोग भी होते हैं, उसी तरह से प्रॉपर्टी ब्रोकर में या प्रॉपर्टी फील्ड में भी सच्चे लोग भी हैं और झूठे लोग भी हैं। मैक्सिमम ऐसे प्रॉपर्टी डीलर आपको मिल जाएंगे दोस्तों जिनको प्रॉपर्टी पेपर्स का भी ज्ञान नहीं है, ढंग से बात करना भी नहीं आता है। कई ठेले वाला, पान वाला, सिगरेट बेचने वाला, नाई की दुकान चलाने वाला, वेल्डिंग करने वाला या कोई ठेले वाला, इस तरह के लोग भी प्रॉपर्टी डीलर बने बैठे हैं और एक डील उनकी हो जाती है तो वो अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर मानने लगते हैं। दोस्तों चूंकि मैं भी खुद एक प्रॉपर्टी डीलर हूं, 22 वर्षों से ये काम कर रहा हूं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर फील्ड में अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर्टी डीलर होते हुए भी आपको इस फील्ड का काला सच आपके सामने लाकर रखने वाला हूं। लेकिन इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सारे प्रॉपर्टी डीलर गलत नहीं होते हैं। काफी डीलर अच्छे होते हैं जो कि बखूबी अपने काम को अंजाम देते हैं और ईमानदारी से उस काम को पूरा करते हैं। लेकिन कई नौसिखिए ऐसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जो आपको किसी भी डील में कहीं पर भी फंसा सकते हैं, कहीं पर भी हाथ ऊंचे करके खड़े हो सकते हैं या किसी भी मोड़ पर अपना मोबाइल फोन बंद करके गायब हो सकते हैं। क्योंकि सबको पता है कि प्रॉपर्टी डीलर बनने में किसी भी काबिलियत की या किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी डीलर थोड़ा सा नॉलेज लेकर बन सकता है। लेकिन हर प्रॉपर्टी डीलर ईमानदार हो या बखूबी अपना काम करना जानता हो, ऐसा इस फील्ड में नहीं है। अगर किसी गवर्नमेंट संस्थान ने प्रॉपर्टी डीलर के लिए कोई लाइसेंस या क्वालिफिकेशन की बाध्यता अगर तय की होती तो अलग बात होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी को बेचने के लिए रेरा अप्रूव्ड तो होना ज़रूरी है या रेरा में रजिस्टर्ड होना तो ज़रूरी है, लेकिन सभी प्रॉपर्टी डीलर रेरा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इस तरह की गतिविधि होने की वजह से प्रॉपर्टी फील्ड में नौसिखियों की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि न तो इसमें किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, न किसी काबिलियत और डिग्री की ज़रूरत है। सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज लिया और आप प्रॉपर्टी डीलर बन गए। अब जैसा कि सबको पता है कि किसी भी प्रॉपर्टी डील को करवाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर का इसमें अहम योगदान होता है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको अगर अच्छा प्रॉपर्टी डीलर मिल गया तब तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। हर तरह की मुश्किल प्रॉपर्टी डीलर अपने लेवल पर सेट कर देगा और आपका काम अच्छा करके दे देगा। लेकिन वहीं पर अगर आपको कोई नौसिखिया मिल गया तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह की ऊंच नीच को नकारा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूं कि किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से किसी भी तरह की डील करने में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किसी भी सौदे की खरीद या बेचान करते वक्त हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, इस वीडियो में आज आपको मैं यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर करके जाइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको ध्यान रखने लायक बात है वो ये है कि जब भी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का आप सोचें और आपके मन में ये आए कि मुझे किसी डीलर से बात करनी चाहिए, तो आप इस ऑप्शन पर ज़रूर विचार करें कि आप ये देख लें कि प्रॉपर्टी डीलर रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है। क्योंकि रेरा में रजिस्टर्ड होने का ये फ़ायदा होगा कि रेरा जब भी किसी का रजिस्ट्रेशन करता है तो मूलभूत तमाम जानकारियां उसके पास उस प्रॉपर्टी डीलर की होती है और किसी भी ऊंच नीच होने की कंडीशन में आप रेरा में संपर्क कर सकते हैं और रेरा बीच में पड़कर आपकी उस प्रॉपर्टी की डीलिंग में आपकी हेल्प करता है। तो आपको एक आम प्रॉपर्टी डीलर और रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर में से किसी को चूज करना हो तो आप रेरा रजिस्टर्ड डीलर को ही प्राथमिकता दें। अब दोस्तों जब कभी आपको किसी डीलर के पास जाना पड़े और आपको ये लगे कि ये डीलर मेरी डील को करवा सकता है, मुझे प्रॉपर्टी दिला सकता है या मेरी प्रॉपर्टी को सेल करवा सकता है, आपको उस डीलर से बैठकर अच्छे तरीके से अपनी सारी कंडीशंस को एक एग्रीमेंट के तहत लिख लेना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको क्या दिलवाएगा, कितने दिनों में उस प्रॉपर्टी को बेच देगा, उसके लिए कागजी कार्रवाई क्या होगी, बेचने वाले या खरीदने वाले को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन कितना रहेगा, उसका उस प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने में रोल कितना रहेगा। ये तमाम सारी बातें आपको एक एग्रीमेंट के तहत लिख लेनी चाहिए। और दोस्तों ये एग्रीमेंट उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से कि हम सेल एग्रीमेंट करते हैं। मेरे
चैनल पर सेल एग्रीमेंट कैसे किया जाता है उसकी पूरी डिटेल है, आप चाहें तो वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी एग्रीमेंट में तमाम प्रॉपर्टी डीलर और आपके बीच जो कंडीशंस लिखी जाती है, तो सेम उसी तरह का आपको एग्रीमेंट बनाना है और उसमें उस प्रॉपर्टी डीलर की पूरी डिटेल, उसका पूरा आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल, नाम, पता, उसके ऑफिस का नाम, ये सारी तमाम चीज़ें आपको उसमें लिख लेनी चाहिए। और इस एग्रीमेंट को आपको नोटरी के पास जाकर 2 गवाहों की मौजूदगी में नोटरीफाइड भी करवा लेना चाहिए। अब इसमें अगर सही डीलर होगा, जिसका काम परफेक्ट होगा, जो सही काम करता होगा, वो आपको इस कंडीशंस के लिए और एग्रीमेंट के लिए बिल्कुल मना नहीं करेगा। वहीं कोई नौशकिया होगा, ठेले वाला होगा या छोटी मोटी दुकान वाला होगा या जिसने नया नया प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया है या जिसको पूरा नॉलेज नहीं है, तो वो इस चीज़ से मुकरने की कोशिश करेगा और वो आपको मना करेगा कि मैं एग्रीमेंट नहीं बनाऊंगा। अब दोस्तों, जो दूसरी ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी डीलर से किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मिलेंगे, तो वो आपसे उस प्रॉपर्टी का कब्जे की मांग करेगा, आपसे उस मकान की चाबी की मांग करेगा और साथ ही साथ आपको ये भी कहेगा कि प्रॉपर्टी के पेपर उसको दे दें, ताकि किसी भी पार्टी को वो डील को दिखा सके, पेपर्स को दिखा सके और ये कंफर्म कर सके कि वो डील उसके पास है, इसलिए मूल फाइल उसके पास आप छोड़ दें। और साथ ही साथ आपसे उस मकान का वो कब्जा भी लेने की कोशिश करेगा और आपसे उस मकान की चाबी की मांग करेगा और आपको वो ये कहेगा कि कोई भी ग्राहक किसी भी वक्त आ सकता है, तो मैं बार बार आपसे चाबी मांगूंगा या बार बार आपसे पेपर मांगूंगा, आपको परेशान करूंगा। तो आपको इस परेशानी से बचने के लिए मुझे पेपर्स दे देनी चाहिए या मकान की चाबी भी दे देनी चाहिए। कई कई डीलर तो इस हद तक चले जाते हैं कि आपसे अपने प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करने की कोशिश करते हैं, आपको बरगला कर ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप तो हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो ताकि आपको तो आना ही नहीं पड़ेगा और हम आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके आपको पैसे पहुंचा देंगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी सूरत में किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जब तक आप पैसा ना ले लें, किसी भी सूरत में पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के भी नाम आपको नहीं बनानी है। दोस्तों, 22 वर्ष के मेरे रियल एस्टेट में अनुभव के आधार पर मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जिसमें किसी ने भी किसी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बना ली और उसने अपने किसी भी रिश्तेदार के नाम से उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया और बाद में उसमें कई विवाद खड़े हुए। अच्छा, अब आपसे प्रॉपर्टी डीलर डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है, तो किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को जब तक आप उस प्रॉपर्टी को बेच न दें, पूरा सौदा न कर लें और आपके पास वो पैसे ना आ जाएं, अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट किसी को भी ओरिजिनल सुपुर्द नहीं करने। अब कई बार आपको डीलर ये कहता है कि लॉयर को पेपर चेक कराने हैं, तो उसमें आप उसके साथ जाकर लॉयर को फाइल चेक करवा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में किसी को भी अपने पेपर सुपुर्द आपको नहीं करने चाहिए और हो सके तो आपको जेरोक्स कॉपी दे देनी चाहिए और उसमें आपको कारण लिख देना चाहिए क्रॉस करके कि फलां चीज़ के लिए मैंने ये पेपर इस प्रॉपर्टी डीलर को दिए हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी की चाबी किसी भी डीलर को सौंपना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि सभी प्रॉपर्टी डीलर अच्छे नहीं हैं, कुछ खराब भी हैं और अगर आपका वास्ता खराब प्रॉपर्टी डीलर से पड़ गया और अगर आपने उसको चाबी दे दी तो आपके साथ धोखाधड़ी होने की पूरी संभावना है। तो ऐसा मौका किसी को भी न दें और अपनी प्रॉपर्टी की चाबी किसी भी डीलर को न सौंपें। अगर ज़रूरत पड़े और डीलर डिमांड करे तो आप अपनी चाबी लेकर मौके पे जा सकते हैं और फला प्रॉपर्टी खरीदने वाले को, बायर को अपनी प्रॉपर्टी का मौका मुआयना करा सकते हैं। और अगर किसी भी कंडीशन में आप मौके पे नहीं जा सकते हैं तो आप अपनी एक चाबी अपने फला रिश्तेदार को दे सकते हैं और उसको मौके पर भेज सकते हैं। और अगर आपके कोई विश्वास का आपका पड़ोसी हो, जो प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं उसके आसपास का कोई जानने वाला हो जिस पे आप विश्वास करते हो, वो एक चाबी आप वहां पर छोड़ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि आपने जिस प्रॉपर्टी को बेचना है उस पे आपने जो लॉक लगाया है तो उसकी हमेशा 2 या 3 चाबियां रखिए और एक चाबी अपने पास रखें और एक अपने किसी जानने वाले को या पड़ोसी को दे दें। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मूवेबल लॉक होते हैं उस तरह का लॉक आप वहां पर नहीं रखें। आप ऐसा वहां पर लॉक रखें जिसको हटाया ना जा सके या चेंज न किया जा सके, तो उसकी चाबी भी चेंज करके दूसरा लॉक भी नहीं लगाया जा सकता, इसलिए उस प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा भी नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें ऑप्शन के तौर पे है। हो सके तो चाबी आपको अपने पास ही रखनी चाहिए, अपने अंडर में रखनी चाहिए और जब जब रिक्वायरमेंट हो तब तब आप मौके पे जाके उस प्रॉपर्टी का मौका मुआयना खरीदने वाले को या प्रॉपर्टी डीलर को करवा सकते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं और किसी डीलर, जो अच्छा डीलर है, उसके थ्रू आपकी डील कंफर्म होने जा रही है और एग्रीमेंट बनने की कंडीशन में आप आ खड़े हुए हैं।
तो उस कंडीशन में आपको जितना हो सके जो पेशगी अमाउंट लिया जाता है या सौदे के होने की कंडीशन में शुरुआत में जो पेमेंट लिया जाता है, तो उसको आप 1 नंबर अमाउंट में यानी कि बैंक से लेना प्रीफर करें। चेक से ले सकते हैं, आरटीजीएस करवा सकते हैं या डीडी ले सकते हैं या किसी भी तरीके से बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और उसका हवाला उस एग्रीमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर एग्रीमेंट किस तरह से बनाया जाए, पैसे का लेन देन कैसे किया जाए, उससे संबंधित कुछ वीडियो बने पड़े हैं। आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं और उन वीडियोज़ की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वैसे मैक्सिमम शुरुआती डील जब भी एक पैसे का लेन देन होता है तो कैश में लेन देन किया जाता है, लेकिन आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और यथासंभव उस पैसे को आपको अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहिए। और इसमें दोस्तों स्पेशली एक विशेष बात का ध्यान जरूर रखें कि मान लो किसी भी परिस्थिति में आपको कैश पैसे का लेन देन करना पड़े तो न तो आप उस पार्टी के घर जाएं, न किसी डीलर के ऑफिस जाएं और उस पैसे को अपनी जगह पर लेने की कोशिश करें, यानी कि खरीदने वाले को और डीलर को अपने घर बुलाएं और वहीं पर उस पैसे को प्राप्त करें। अब दोस्तों, जब भी आप कोई डील करते हैं, किसी सौदे को बेचने का इकरार करते हैं, तो ज़्यादातर डीलर अपने पास प्रिंटेड कुछ परफॉर्मा रखते हैं जिसमें कि कुछ जगहें खाली छोड़ी गई होती हैं, जैसे कि बेचने वाले का नाम, खरीदने वाले का नाम, प्लॉट की डिटेल, उसकी साइज़, पैसे का लेन देन, पैसे को कितने टाइम में देना है, ये तमाम चीज़ें खाली छोड़ी हुई होती हैं और बाकी का प्रोफॉर्मा टाइप्ड होता है। तो कई डीलर आपको जो गलत हैं, दोस्तों मैं सही डीलर की बात नहीं कर रहा, मैं गलत डीलर की बात कर रहा हूँ। सही डीलर आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगा, वो आपका काम सही करके देगा। लेकिन गलत डीलर है या जो नौसिखी हैं या जिनको जानकारी कम है, तो वो डीलर आपको कहेंगे कि आप तो बस इस पे साइन कर दो, बाकी का डिटेल में भर दूंगा। तो आपको ये कतई नहीं करना है। इसमें आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, उस एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा जा सकता है, टाइमिंग बढ़ाकर लिखा जा सकता है, पेमेंट को घटा बढ़ा कर लिखा जा सकता है या प्रॉपर्टी की डिटेल लिखने में भी कुछ कोताही बरती जा सकती है। हर स्थिति में आपका नुकसान ही है, तो आपको इससे बचने की कोशिश करनी है और ये कतई नहीं करना है। और आपको ये करना है कि आप बाकायदा स्टाम्प पेपर लेकर डीड राइडर के पास जाकर बैठकर सारी कंडीशंस लिखवाएं और फिर उसको बारीकी से पढ़कर उसके बाद एक एक चीज़ को पढ़ने के बाद उस पर साइन करें और जहाँ तक हो सके आप किसी काबिल प्रॉपर्टी डीलर या लॉयर की मदद ले सकते हैं और एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को पढ़कर फिर उस पर साइन आपको करने चाहिए। दोस्तों, कई बार ये होता है कि कोई भी डीलर पहले एग्रीमेंट को टाइप करवा के आपके पास लेकर आ जाते हैं और आपको ये बोलते हैं कि आप तो साइन करके दे दीजिए और मैं बेचने वाले के या खरीदने वाले के साइन आपको करवा कर बाद में नोटरी करवा कर आपको एग्रीमेंट आपके घर पहुंचा दूंगा। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है, ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ तक आपका बहुत विश्वास पात्र प्रॉपर्टी डीलर नहीं हो, कामयाब प्रॉपर्टी डीलर नहीं हो, तब तक ये काम आपको हरगिज नहीं करना है। आपको जब भी कोई आपका सौदा करना हो तो आपको खरीदने वाला मौजूद होना चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर मौजूद होना चाहिए और आपके प्रॉपर्टी के पेपर की ज़ेरॉक्स आपके पास हो और फिर आप बैठकर एक एक कंडीशन अपने सामने लिखवाएं और फिर बारीकी से उस एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद या किसी लॉयर और अच्छे प्रॉपर्टी डीलर की राय लेने के बाद आप उस पर सिग्नेचर करें। और इसके साथ साथ आप जिसको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या जिससे खरीद रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में एक दूसरे के आईडी केवाईसी आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए और उसको लेकर उसके सिग्नेचर कराकर अपने पास रख लेनी चाहिए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर्टी एग्रीमेंट को भी रजिस्टर्ड करवाएं और अगर रजिस्टर्ड करवाना नहीं चाहते हैं तो आप उसको नोटरी से तस्दीक करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी प्रॉपर्टी के लेन देन में कोई विवाद होता है और उस एग्रीमेंट को आपने नोटरी से तस्दीक कराया है, तो किसी भी वाद होने की कंडीशन में कोर्ट उस गवाह के तौर पर नोटरी को बुलाता है और उस नोटरी की गवाही अहम होती है। अगर आप किसी भी एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते हैं तो आपको नोटरी पब्लिक से अपने एग्रीमेंट को तस्दीक 2 गवाहों की मौजूदगी में ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी वाद विवाद की कंडीशन में, कोई भी आपके साथ गलत होने की कंडीशन में वो नोटरी पब्लिक आपके पक्ष में गवाही दे सके। और दोस्तों, एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जो एग्रीमेंट आप बनाते हैं तो उसके विटनेस के तौर पर आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के साइन या विटनेस या गवाही करवाने की बजाय आप अपने विश्वस्त साथियों की मदद आपको लेनी चाहिए, जो कि आपके पक्ष में कभी भी विवाद होने की कंडीशन में कोर्ट में आकर गवाही दे सके। दोस्तों, नौसिखिए प्रॉपर्टी डीलर आपके एग्रीमेंट पे साइन करने से बचेंगे, वो गवाही के तौर पर साइन करने से आपको मना कर देंगे, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर उनको कोर्ट में गवाही देने जाना पड़ेगा और वो इस चीज़ से बचना चाहते हैं। इसलिए जितना हो सके आपको अपने विश्वास पात्र से, जो आपका जानने वाला हो या
मुश्किल के वक्त आपके फेवर में कोर्ट में आकर आपके पक्ष में गवाही दे सके, ऐसे आदमी से आपको अपने एग्रीमेंट पे गवाही के तौर पर साइन करवाने चाहिए। अब इसमें कई डीलर जब भी आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि ओरिजिनल पेपर हमें दे दो या एग्रीमेंट भी हम हमारे पास रख लेते हैं, या अगर आपने कोई पेश की अमाउंट लिया है तो वो बोलते हैं कि रसीद हमारे पास ही रहेगी। तो ये भी आपको कतई नहीं करना है। आपको जो भी आपने एग्रीमेंट किया है या जो भी बेचान की रसीद बनाई है या खरीद की रसीद बनी है, तो उस रसीद को और संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अपने पोजीशन में लेकर रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई विवाद होने की कंडीशन में अगर आपको कोर्ट जाना पड़ा तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो सारी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, आपको फेवर करेंगी। एक बात और जरूर ध्यान कर लेनी चाहिए दोस्तों कि जो नौसिखिए प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको प्रॉपर्टी के पेपर पूरी तरह से जांचने नहीं आते हैं। जो अच्छा डीलर है या जो रेपुटेटेड डीलर है, जो वर्षों से काम कर रहा है, उसकी बातों पे विश्वास किया जा सकता है। लेकिन डीलर अगर नया हो तो आपको उसकी प्रॉपर्टी के दिए गए पेपर्स पे विश्वास नहीं करना है और उससे पेपर्स को लेकर अपने किसी जानने वाले बड़े प्रॉपर्टी डीलर या किसी लॉयर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसको पेपर चेक करवा देने चाहिए। और जब तक आप किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर से संतुष्ट नहीं हो जाते या अपने किसी बड़े प्रॉपर्टी डीलर की राय नहीं ले लेते या किसी लॉयर से कंसल्ट नहीं कर लेते, तब तक आपको किसी भी प्रॉपर्टी को न तो बेचान करना चाहिए या किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। अब लास्ट बात जो दोस्तों आती है, ध्यान रखने लायक बात आती है, वो ये आती है कि अगर आप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर आपको मौका मुआयना करा देता है, आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो अपने स्तर पर उस प्रॉपर्टी के कब्जे को आपको जांच लेना चाहिए। आपको आस पड़ोस जाकर या किसी भी अन्य स्रोत से उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किसका है ये जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये काम आपको प्रॉपर्टी डीलर के भरोसे से नहीं करना है, उसके कहने से नहीं करना है। आपको खुद मौके पे जाकर अपने लेवल पर उसका कब्जा जांचना है, आस पड़ोस को पूछना है कि इस प्लॉट पे कब्जा किसका है या फलां प्रॉपर्टी पर पोजीशन किसका है। आपको ये भी क्लियर देख लेना चाहिए कि आपको जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसी का कब्जा है या फिर किसी अन्य थर्ड पार्टी का उस पर कब्जा है। अगर थर्ड पार्टी का कब्जा है तो आपको उस पक्ष से अपनी राय उसको बताकर उसकी तस्दीक अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए और जहां तक हो सके उस प्रॉपर्टी को खाली कब्जा आपको प्राप्त करना चाहिए। यानी कि किसी और का कब्जा अगर उस पे है तो उस कंडीशन में आपको वो डील नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और रह जाता है और वो ये पॉइंट है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या आप बेचना चाहते हैं और आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो आपको न तो खरीदते वक्त जल्दबाजी करनी चाहिए और न ही प्रॉपर्टी को बेचने का डिसीजन जल्द ले लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास जो कि अनजान है, नौसिखिया है और नया डीलर है, और अगर उसके पास आप प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जाएंगे तो वो आपको रेट ज़्यादा बताएगा और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जाएंगे तो वो उसकी रेट आपको कम बताएगा। तो आपको ये कर लेना चाहिए कि अपने किसी भी सोर्स से आपको ये पता कर लेना चाहिए कि उस एरिया में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो एक्चुअल वैल्यू क्या है और अगर बेचनी है तो एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट पे मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाला हुआ है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में दोस्तों मैंने ये बताया है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे पता करें। किसी भी एरिया में प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो तो उस एरिया में हम उसकी कीमत अपने लेवल पर कैसे पता करें, ये मैंने पूर्व में एक वीडियो में बताया है। अब दोस्तों सारी बातें हो चुकी और लास्ट में जो बात बचती है वो ये है कि आपकी डील हो चुकी, सब कुछ कंप्लीट हो चुका और प्रॉपर्टी डीलर को आपको ब्रोकरेज देना है, उसका मेहनताना आपको देना है, आप सेटिस्फाइड हो गए हैं, सब काम आपका अच्छे तरीके से हो गया है। तो प्रॉपर्टी डीलर को जो मेहनताना आप दें वो आप बैंक अकाउंट में दें। जितना हो सके ये कोशिश करें कि उसको एक नंबर अमाउंट यानी कि या तो चेक दें या उसके खाते में पैसा ट्रांसफर करें किसी भी बैंकिंग के जरिए, किसी भी सोर्स के जरिए। तो दोस्तों मेरे 22 वर्ष के अनुभव में मैंने ये पाया है कि जहाँ पे आपने विश्वास किया वहाँ आप मारे गए। इसलिए जितना हो सके लीगल चलें, सही तरीके से चलें और अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और किसी पर भी अंधभक्ति से भरोसा ना करें। और प्रॉपर्टी डीलर में धोखाधड़ी की शिकायतें अब ज़्यादा आने लगी हैं क्योंकि नए नए चेहरे इस फील्ड में आने लगे हैं जिनको ज्ञान नहीं है और वो धोखा करते हुए 1 मिनट लगाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हुए, किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते या खरीदते समय आपको किन किन सावधानियां रखनी चाहिए। ये सारी बातें आपको किसी भी धोखे से बचा सकती है और हमारा काम अवेयरनेस करना है, आपको ये बताना है
कि किस प्रकार से आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अब एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।